5G 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 यार 5G अभी तक इंडिया में आया भी नहीं है। टेस्टिंग भी अभी ढंग से शुरू होने वाली है और परफेक्ट रोल आउट तो होने में बहुत ही टाइम लगने वाला है। लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं कि 5G से कैंसर होता है, कि 5G से कोरोना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें। इवन एक बात बता सकता हूँ आप लोगों को, तकरीबन 2018 में जब इंडिया में 5G बिल्कुल भी आया ही नहीं था, दूर तक नामो निशान नहीं था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5G डेंजरस होता है और उस समय काफ़ी सारी रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करी थी। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो ढंग से समझ नहीं पाए एग्जैक्टली कहानी है। तो सोचते हैं इस वीडियो में एक बार जो सारे जो मिथ्स होते हैं ना, एक बार उन्हें डीबंक कर देते हैं और रियल वर्ल्ड में पता लगाते हैं कि मोबाइल फोन की रेडिएशन और 5G रेडिएशन से ह्यूमन इंसानों को कितना खतरा है और कितना खतरा नहीं है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन की रेडिएशन से खतरा कितना होता है। वेल, रेडिएशन का नाम जब भी हम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में खतरनाक रेडिएशन आती हैं और लग रहा है कि रेडिएशन है तो इससे तो हमें खतरा ही होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि जो लाइट्स होती है ये भी रेडिएशन के अंदर ही आती है। इवन बात की जाए तो रेडिएशन को दो अलग अलग चीजों में कैटेगराइज किया गया। जैसे कि बात करें, एक नॉन आयनाइजिंग होता है, एक आयनाइजिंग होती है। नॉन आयनाइजिंग जैसे आपकी मोबाइल फोन की, वाईफाई की, एफएम रेडियो की या रेडियो की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको नॉन आयनाइजिंग कैटेगरी के अंदर रखा गया। और आयोनाइजिंग के अंदर आपकी गामा रे होती है, आपकी एक्सरे होती है। और सब लोगों को पता है अगर एक्सरे ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा एनर्जी के साथ लंबे समय तक की जाए तो वहां पे आपको कैंसर या दूसरी बीमारियां होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, इसलिए उन्हें आयोनाइजिंग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। लेकिन भाई जो मोबाइल फोन आता है उसे नॉन आयोनाइजिंग कैटेगरी के अंदर रखा गया है, यानी कि देखा है तो उससे कैंसर या बीमारी होने की जो संभावना होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि उससे जो कैंसर या दूसरी चीज़ों की प्रॉब्लम जो रहती है वो खत्म हो जाती है। वेल, देखा तो जो आंसर है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन देखा जाए कम से कम हमारे पास 25-30 साल से पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। और पिछले 20 सालों के अंदर मोबाइल फ़ोन और खासतौर पर स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हासिल करी है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। लेकिन भाई ये भी हमने देखा है कि 20 साल के अंदर कैंसर पेशेंट से दूसरी बीमारियां जो हैं वो इस तेज़ी से नहीं बढ़ी जिससे हम डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन को ब्लेम कर सके। इवन पिछले कुछ सालों के अंदर दुनिया भर में काफ़ी सारी अलग अलग रिसर्चेस भी कराई गई हैं और एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट्स है ना काफी ज्यादा मिक्स रहे, क्योंकि अभी एक ऐसी स्टेज है जहां पे हम अच्छे से बता ही नहीं सकते कि मोबाइल फोन की रेडिएशन से लोगों को हार्म पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी उस लेवल का जो डेटा वो आया नहीं है। इसलिए जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्होंने मोबाइल फोन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक बोल रखा है। यानी कि बोल रखा है कि ये ना तो ये हार्मफुल है ना ही ये बेनिफिशियल है। और इसका मतलब ये रहता है कि पॉसिबली इससे शायद आपको आगे चल के ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। लेकिन उन्होंने बोला पॉसिबली, और क्योंकि इससे आपको जो डेटा, जो रिसर्च होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो अभी के समय में अवेलेबल नहीं है। और पता है पॉसिबली कार्सिनोजेनिक जो रहते हैं वो इवन कॉफी को भी बोला गया कि कॉफी जितनी हार्मफुल रहती है एक मोबाइल फोन भी शायद उतना ही हार्मफुल रहता है। दोनों को लगभग एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है और इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन की जो रेडिएशन, ये सारी जो चीजें रहती है ना, इसको नॉट सेफ ऑल्सो नॉट अनसेफ इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। बोला गया कि ना तो ये सुरक्षित है ना ही ये असुरक्षित है, इस कैटेगरी के अंदर रखा गया। इसलिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये कहानी हो जाती है मोबाइल फोन रेडिएशन की। लेकिन इसी के साथ ही बात करें 5G की। वेल, बात करें अगर हम 5G की, तो 5G के अंदर मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, आपको लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड 5G देखने को मिलेगा। और जो लो बैंड, मिड बैंड 5G जिसे हम सब 6 गीगाहर्ट्ज का 5G कहते हैं, इसकी एंट्री आपको शायद अगले साल इंडिया में होते हुए देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा चांसेस है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है ये जो वेव्स जिनका जो यूज करेगा वो काफी हद तक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 4G वेव्स होती है वही करेगा। इवन यहां पे ये भी बोला गया कि 5G के लिए आपको स्पेशल टावर्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन स्टैंड अलोन 5G नेटवर्क का यूज किया जाएगा, जिसमें जो करंट 4G के टावर, 4G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही यूज करके आपको 5G प्रोवाइड किया जाएगा। बिल्कुल। और देखा है तो वहां पर भी जो रेडियो वेव्स वगैरह यूज की जाएंगी वो भी ऐसी फ्रीक्वेंसी की यूज की जाएंगी जो आपको 4G के आसपास की रहेंगी। तो डेफिनेटली जितना खतरा आपको 4G से होता है उतना ही खतरा आपको 5G से ही देखने को मिलेगा आने वाले समय। लेकिन इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है यहाँ पे मिलीमीटर वेव 5G की, जिसे हम हाई बैंड 5G कहते हैं। और बोला गया कि वहां पे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज का यूज किया जाएगा। लेकिन वहां पे आप लोगों को पता है मिलीमीटर वेव 5G के अंदर क्या प्रॉब्लम पता है ये है कि वहां पे जो वेव्स होती है ना वो ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। यानी कि जो वेव्स यूज की जाती है वहां पे वो इतनी ज्यादा वीक रहती है कि अगर पेड़ आ गया, बीच में बारिश हो गई, कोहरा भी छा गया, तो भी जो वेव्स है वो क्रॉस नहीं कर सकती। इवन अगर कमरे की दीवारें हैं ना, उन्हें भी पेनिट्रेट करने में उन वेव्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मिलीमीटर वेव्स होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है। और
इसीलिए उसके लिए आपको ज्यादा डेडिकेटेड टावर वगैरह लगाने पड़ेंगे और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग लेवल का रहता है। और अभी दुनिया में बहुत ही कम ऐसी जगह जहां पे मिलीमीटर वेव का एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने को मिले। मेजॉरिटी जगह आपको सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज ही देखने को मिलता है। मिलीमीटर वेव जो है ना वो बहुत ही ज्यादा दूर की चीज हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने वाली। तो कुल मिला के बात ये कि 5G से हमें उतना ही ज्यादा खतरा है जितना आपको ऑलरेडी 4G से होता है। इसके साथ ही इंडिया में बात करें तो आप लोगों ने SAR रेटिंग के बारे में सुना होगा। स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट हेड की होती है, बॉडी की होती है, और उसके अंदर बोला जाता है कि कितनी रेडिएशन जो हेड होता है वो ऑब्जर्व करेगा। यानी कि फोन को अगर आप कान पे लगा के लंबे समय तक बात करें तो आपकी बॉडी कितना एब्जॉर्व करेगी रेडिएशन को, और अगर जेब में अगर आपने फोन रखा है तो वहां पे जो रेडिएशन होती है कितना एब्जॉर्व करेगी। इस चीज का रेट पता लगाया जा सकता है। और लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर कि किसी की अगर SAR रेटिंग ज्यादा तो वो क्या ज्यादा डेंजरस है। वेल एक बात बता देने वाला हूं, SAR रेटिंग की जो वैल्यू इंडिया में डिसाइड की गई ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। यानी कि जो मैक्सिमम SAR रेटिंग का फोन अगर मार्केट में बिक रहा है तो वो भी इंडिया की रेटिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लो कैटेगरी में, क्योंकि इंडिया में बहुत ही तगड़े तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं और जो हाई SAR रेटिंग वाले जो फोन्स होते हैं उन्हें इंडिया में सर्टिफिकेशन ही नहीं मिलता। इसलिए आपको BIS सर्टिफिकेशन अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, जहां पे जो मोबाइल फोन होता है उसे सर्टिफाई करना पड़ता है, और जब वो सर्टिफाई हो जाता है ना तभी कोई कंपनी आके उसे इंडिया के अंदर बेच सकती है। और ऑलरेडी जो रेटिंग जो डिसाइड हो रखी है वो इतने लो लेवल पे है, इवन वर्ल्ड के अंदर सबसे कम जो SAR रेटिंग की वैल्यूज है ना वो इंडिया में ही सेट है। इसलिए देखा जाए तो आपको जो SAR रेटिंग जो रहती है उससे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ उन्हीं फोन्स को अलाउ किया जाता है जिनकी SAR रेटिंग काफी ज्यादा कम होती है, और इससे जो खतरा होने की जो संभावना होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। वहीं बात करें कोरोना के बारे में, टोटली बात की जाए तो ये एक मिथ है और व्हाट्सएप पे किया जाने वाला सिर्फ एक फॉरवर्ड हो जाता है जो कि कंप्लीटली टोटली फेक न्यूज है। अगर आपने कोरोना के बारे में पढ़ा हो गया, जानते हो गए अभी तक, तो आप लोगों को पता हो कि इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके थ्रू अटैक करता है नाक मुंह के कारण, इसलिए हमें मास्क पहनने को कहा जाता है। और मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि आप भी कभी घर से बाहर निकले तो मास्क पहने रखें, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करें, क्योंकि जो वायरस होता है ना ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है और इसका 5G वेव्स, रेडियो वेव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल सी चीज ये एक मिथ साबित हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट पे देखें कि कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, क्या ये सारी चीजें 5G या फिर रेडियो वेव्स के कारण होती है? सच बात तो है कि अभी भी इसका जो डेटा है वो ढंग से अवेलेबल नहीं है और हमें आने वाले कुछ साल तक वेट करना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास डेटा आएगा, जो इंफॉर्मेशन आएगी तब तक पता चलेगा। क्योंकि कुछ केसेस के अंदर तो ऐसा भी देखा गया है कि 5G या फिर कोई भी रेडियो वेव्स का यूज करके कुछ भी चीजें नहीं होती और कुछ लिमिटेड एरियाज के अंदर देखा जाता है। लेकिन ये चीजें अभी तक प्रूफ नहीं हो पाई है कि ये सेफ है कि अनसेफ है। ये एक सोचने वाली बात है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि पिछले 20 सालों के अंदर इंडिया ग्लोबल लेवल पे बात करें, जिस तरीके से आपको जो मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन बढ़ते हुए देखने को मिला उस तेजी से कैंसर और ट्यूमर का पेनिट्रेशन नहीं बढ़ा। इवन आप इंडिया की बात कीजिए, पिछले 10-15 सालों के अंदर मोबाइल फोन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट हुआ। 2016 में जियो रिवोल्यूशन के बाद सबके पास स्मार्टफोन आ गया, सब 4G इंटरनेट का लोग यहाँ पे यूज करने लगे। और उसके बाद कहानी क्या हुई, उसके बाद देखा जाए तो उस तेजी से आपको कैंसर पेशेंट या ट्यूमर पेशेंट्स नहीं बढ़े। अगर ये चीजें डायरेक्टली अगर इंपैक्ट कर रही होती हेल्थ को तो अभी हमें काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन ग्लोबल लेवल पे इतने बड़े हेल्थ इश्यूज देखने को अभी नहीं मिल रहे हैं। इवन बात करें यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर तो कैंसर पेशेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिला है, जहां पे मोबाइल फोन बहुत ही लंबे समय से अवेलेबल है। तो देखा जाए तो करंटली अभी हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही डेटा जिससे हम एग्जैक्टली प्रूव कर सके कि इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और अभी भी देखा जाए इस चीज से हम दूर हैं। और बात की जाए मोबाइल फोन की तो अभी के समय में अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं और एक्सेसिव यूज नहीं करते तो काफी ज्यादा सेफ चीज है। और वही बात करें 5G की तो आने वाले 5G से आपको उतना ही खतरा होने वाला है जितना करंटली आपको 2G 3G 4G नेटवर्क से होने वाला है। वहां पे आपको कोई एडिशनल चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे आपकी सारी बातें खत्म होती है कि 5G क्या है और ये कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने टोटली फैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करी है। मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर काफी डिटेल में रिसर्च वगैरह के बारे में बात करी थी, कहाँ पे कौन सी रिसर्च की गई, क्या रिजल्ट आए, तो उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 5G को देखा तो पता नहीं किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना के लोगों के दिमाग के अंदर सिर्फ डर डाल दिया गया। एट द एंड ऑफ द डे मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यही बता देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ यहाँ से सीखा अगर आप लोगों ने तो प्लीज नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।